राधा रोज की तरह सुबह सुबह उठकर घर के सारे काम करके रसोई का काम करना शुरू करती है। उसका बेटा संतोष भी उठकर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन उसकी पत्नी प्रिया तब तक भी सो रही थी। थोड़ी देर बाद नींद से जागती है और फिर फोन लेकर अपने फ्रेंड्स से बात करना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद राधा के पड़ोस में रहने वाली एक औरत उसके घर पहुंच जाती है। ये क्या भाभी जी, बिना एक भी बात बताए ऐसे कैसे आपने शादी करवा दी? अरे बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या करे, सब इतना जल्दी जल्दी हो गया। अब सब कुछ हमारे हाथ में भी तो नहीं होगा ना। भगवान की मर्जी है, जो वो चाहेगा वही तो होगा। जो कुछ भी हो, बहुत ही अच्छी बहू मिली है आपको। लड़की इधर उधर चलती घूमती रहती है तभी देखा है, कभी ठीक से आपकी बहू को देखा नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं अभी बुला देती हूँ, ठीक से देख लेना। ऐसा कहकर राधा उसके बहू के कमरे की तरफ जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही प्रिया ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। उनकी बातें सुनने के बाद प्रिया नहाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और शावर ऑन कर लेती है। अरे बेटा संतोष, प्रिया क्या नहाने के लिए गई है? वो पड़ोस में रहने वाली आंटी जी आई है उसको देखने के लिए। हाँ माँ, बस वो तो अभी अभी गई है नहाने के लिए, शायद वक्त लग जाएगा। आंटी जी से कह दो कि हम खुद आकर उनसे मिल लेंगे। देखो, मैं यहाँ किसी से नहीं मिलूंगी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो क्या इस बात का मुझे सबको सबूत देना पड़ेगा और मैं खुद का इंट्रोडक्शन करवाऊँ? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ सबको अगर मेरा फेस नोटेड हो गया ना, तो कल को मेरे फ्यूचर के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, जब सारे गांव के सामने तुमने मेरे हाथ से अपने गले में मंगलसूत्र पहना था, तुम्हें नहीं लगता कि तब तुम्हारा फेस सबको नोटेड हो गया होगा? संतोष की बातें सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अंदर जाकर दरवाजा लगा लेती है। फिर संतोष खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाता है। अरे बेटा, प्रिया के साथ मिलकर खाना खाना। वो घर में नई नई है ना, तो शायद थोड़ा शर्मा रही होगी। अब वो सब तुझी को तो संभालना पड़ेगा। अगर तेरे पिताजी होते तो तुझे सब समझा देते। अब मैं क्या करूं, तुझे कैसे समझाऊं? अरे माँ, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले मेरे लिए नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे तू तो बुद्धू का बुद्धू ही रह जाएगा। तुझे कुछ पता नहीं है कि कैसे रहते हैं। बेटी प्रिया, प्रिया इधर आना बेटी। देखो, संतोष को ना थोड़ा नाश्ता लगा दो, वो खाकर चला जाएगा। मुझे मार्केट जाने का काम है, मैं जाकर आती हूँ। क्या नाश्ता लगाओ? पता नहीं इन लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है। मुझे खुद कोई पकाता है और कोई मेरे लिए खाना लगाता है, तब जाकर मैं खाती हूँ। पता नहीं ये कैसी नसीब पाई है मैंने। ये सारी बातें कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर संतोष अपना खाना खुद लगाकर खा लेता है। फिर रसोई में जाकर अपने लिए लंच भी वो खुद ही पैक करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर मार्केट गई राधा को उनके गांव में रहने वाली कांताबाई नाम की एक नाश्ता बेचने वाली औरत दिखाई देती है। अरे राधा बहन, नसीब हो तो तुम जैसी। गांव के सारे लोग तुम लोगों के बारे में ही बातें कर रहे हैं। इतने बड़े करोड़पति के घर के दामाद होने के लिए सच में बहुत बड़ी नसीब चाहिए राधा बहन। लेकिन हमने कभी बड़े खानदान के रिश्ते की इच्छा ही नहीं रखी थी। लेकिन भगवान मेरे बेटे संतोष के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। भगवान की मर्जी थी। अच्छा वो छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे वो मेरी बेटी का ससुराल भी यहीं पे रहता है, बस एक बार बेटी को देखकर जाने के लिए आ गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे यहाँ से हमारा घर भी बहुत पास ही में है, जाते जाते हमारा घर भी देख कर चले जाना। ऐसा कहकर राधा कांताबाई को अपने साथ उसके घर लेकर जाती है।
बेटी प्रिया, हमारे गांव की कांताबाई आई है, एक बार इधर तो आओ। ये हमारे गांव की है, लेकिन मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा। वैसे मैं तो कारों में घूमती रहती हूँ, इन लोगों को मैं कैसे देखूंगी? अरे हाँ बेटी, तुमने शायद हमको नहीं देखा होगा, लेकिन हम तुमको बहुत बार देख चुके हैं। तुम्हारे पिताजी बहुत ही अच्छे आदमी है बेटी, कितना अच्छा दिल है उनका। सारे लोगों से बहुत ही प्यार से बात करते हैं। जब भी बाहर कहीं निकलते तो हमारी दुकान में चाय पिए बिना जाते ही नहीं थे। हाँ आंटी, आपने ठीक कहा। बहुत बड़ा दिल है मेरे पापा का, क्योंकि ये जानते हुए भी कि ये लोग हमारे स्टेटस के लायक ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इस घर की बहू बना दिया। मेरे पापा का और हमारे खानदान का दिल ही ऐसा है। सारे लोगों को हम एक समान मानते हैं, किसी को बड़ा या छोटा नहीं जानते। इतना कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। फिर कांताबाई भी अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। राधा बहन, एक बात कहती हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानना। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो लड़की इस शादी से ज्यादा खुश नहीं है। अब देखो राधा बहन, इतने बड़े घराने की लड़की है तो ऐसो आराम की तो उसको आदत हो गई होगी ना। अब इस माहौल की आदत बनाने के लिए उसको थोड़ा समय लग जाएगा। तो तुम लोग भी ना बहन, ज्यादा जल्दी मत करना, उसको थोड़ा समय दे देना, फिर बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कांताबाई, ठीक है, मैं ये सब समझती हूँ। मेरे मालिक की बेटी है, पलकों पे बिठा कर रखूंगी उसको। वैसे नई नई बहू है ना, ये सब समझने के लिए उसको भी ना थोड़ा समय लग जाएगा। तब तक मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी, तुम ना बिल्कुल चिंता मत करना। कांताबाई के घर चले जाने के बाद भी राधा को उन दोनों की बातें ही याद आ रही थी। बार बार बस एक ही बात उसके मन में आ रही थी कि अगर सच में प्रिया को ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसके बेटे संतोष का क्या होगा। यही बात से बहुत चिंतित थी। फिर शाम को उसका बेटा ऑफिस से घर आ जाता है। बेटा संतोष, मुझे एक बात बता, तू और प्रिया आपस में खुश तो रहते हो ना? अरे माँ, तुम्हारे मन में इतना बड़ा ख्याल अब क्यों आ रहा है? वैसे हम दोनों की मर्जी से ही तो हम दोनों की शादी हुई थी ना माँ। अरे हाँ, ये भी तो ठीक बात है। पता नहीं बेटा, क्या क्या ना सोचती रहती हूँ, मैं भी पगली हूँ बिल्कुल। मेरी माँ को शक हो गया है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। हाँ तो मैं क्या करूं? तो तुम ये चाहते हो कि मैं सच में तुम्हारी पत्नी बनकर रहूं? मेरी माँ को शक हो गया है, इस बात का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये बात अगर तुम्हारे पिताजी तक पहुंच गई तो क्या होगा? गांव वालों के साथ इतना घमंडी बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सोच समझकर बात किया करो। मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है या नहीं, ये तो सब जानते हैं। अब तुम्हारा लेक्चर सुनने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम अपना काम करो। वैसे तुम्हें भी तो मेरे ही पापा ने पढ़ाया था ना। अगर इस बात की तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी कद्र है ना, तो अमेरिका मुझे कैसे पहुंचाना है इसके बारे में सोचो। जैसे ही मैं अमेरिका चली जाऊंगी, तुम्हारा मुंह तक नहीं देखूंगी। मैंने ऑफिस में ऑलरेडी रिक्वेस्ट लेटर दे रखा है। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं कह दूंगा। वैसे तुमसे भी ज्यादा जल्दी मुझे है कि तुमसे मुझे छुटकारा कब मिल जाएगा। अजी, कैसे हो आप? हमारे बेटे की मुझे बहुत चिंता हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही परेशान सा है वो। पता नहीं उसे कौन सी समस्या खाई जा रही है। जब से आप छोड़कर चले गए थे,
मैंने बहुत मेहनत की थी कि हमारे बच्चे को अच्छा भविष्य मिल जाए। कितनी भी मेहनत का काम क्यों न हो, बहुत ही खुशी खुशी करती थी मैं। लेकिन पता नहीं उसका नसीब ऐसा क्यों है। जब से उसकी शादी हुई है तब से बहुत ही उदास उदास सा रहने लगा है। उसके चेहरे पर तो हंसी ही नहीं मिलती देखने को। पता नहीं मालिक ने उनकी बेटी का रिश्ता हमारे बेटे से ही क्यों मांगा था, जब उनको पता था कि हम उनके लायक नहीं हैं। क्या उनको हमारा ही बेटा मिला था? अच्छा ठीक है, अगर उनको कुछ नहीं पता तो भगवान तो सब जानते हैं ना। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे बेटे के साथ? कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे, लेकिन प्रिया और संतोष की जिंदगी में कोई खुशी नहीं आ रही थी, जिसे देखकर राधा को बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसको ये शक हो गया था कि उन दोनों के बीच कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो कहते हैं ना कि दिल में भरा हुआ प्यार भी ज्यादा दिन छिपता नहीं है और नफरत भी ज्यादा दिन तक नहीं छिपती। उसका बेटा और बहू दोनों के लाख नाटक करने के बाद भी राधा को ये बात पता चल गई थी कि उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन राधा बेचारी के पास इस समस्या का कोई परिष्कार नहीं था। उसने सोचा कि अगर प्रिया के पिता को ये बात पता चलेगी तो वो तो प्रिया को समझा लेंगे। जो बातें प्रिया के दिमाग में तो चली जाएंगी, लेकिन उसका दिल नहीं बदल सकती। फिर वो बहुत सोचने लगी कि आगे वो क्या करे। बेचारी राधा हर दिन इसी बात के लिए पूजा करती थी कि उसकी बहू का मन बदल जाए, वो हंसी खुशी उसके बेटे के साथ जीवन बिताए। इसी उम्मीद से बहुत सारे पूजा पाठ व्रत वगैरह भी राधा करने लगी। ऐसे ही कुछ और दिन गुजर गए थे। फिर राधा का बेटा अचानक उससे ये कहता है कि उसे अमेरिका में जॉब प्रमोशन मिल गया है, जिससे वो और उसकी पत्नी कुछ ही दिन में यहाँ से विदेश जाने वाले हैं। थैंक यू संतोष। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि इस शादी को तुम एडवांटेज की तरह ले लोगे और फिर मेरे पापा से ये सारी बातें बता दोगे। लेकिन जैसा मैंने सोचा था तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो। तुम एक अच्छे लड़के हो। जैसे ही हम अमेरिका पहुंच जाएंगे मैं दूसरा कोई अच्छा सा जॉब ढूंढ लूंगी। फिर उसके बाद तुम्हारी लाइफ तुम्हारी और मेरी लाइफ मेरी। मेरी एक फ्रेंड है जिसके पहचान के एक लॉयर है। हमारे डिवोर्स का सारा काम वो लॉयर देख लेंगे। जैसे ही हमारा डिवोर्स हो जाएगा तुम बिल्कुल फ्री बर्ड हो। तुम्हारे स्टेटस की कोई अच्छी सी लड़की को ढूंढकर शादी कर लेना, ठीक है? प्रिया जो चाहती है उसकी जिंदगी में वो सब होगा या फिर भगवान ने उसकी नसीब में कुछ और ही लिखा था, ये जानने के लिए हमें इसके अगले भाग के लिए इंतजार करना पड़ेगा।